वीरपुर नामक गांव में चांदनी अपने दो बच्चों तारा और सूरज के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद चांदनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। जैसे ही सुबह बच्चे स्कूल जाते, वो भी मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल जाती। कभी वो नए बनते हुए घरों में ईंट ढोने का काम करती, या तो गांव में कोई उसे कुछ काम देता तो वो कर लेती। दोपहर के बाद में बचे हुए टाइम में लोगों के कपड़े सीने का काम करती। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी वो एक पल चैन से ना बैठती। उसकी बेटी तारा 14 साल की हो गई थी। घर के कामों में वो अपनी माँ की मदद किया करती थी, और बेटा सूरज अभी 10 साल का था। पर उसकी माँ इतनी मेहनत करके उन्हें पाल रही है, इसका आभास उसे था। इसलिए कभी कभी वो बहुत पसंद आने वाली चीजों को भी छोड़ देता था। एक दिन चांदनी अपने काम से लौटकर घर वापस आई तो दरवाजे पर उसे एक बैल नजर आया। लगता है तुम्हें भूख लगी है, रुको, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। वो रसोई से 2 रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ रखकर बैल को खिला देती है। बैल वो रोटियां खाकर वहां से चला जाता है, और ये बात चांदनी के दिमाग से उतर जाती है। दोनों बच्चे अपने स्कूल का काम खत्म करके, माँ अब तू आराम कर, मेरे स्कूल का काम खत्म हो गया है, शाम का खाना मैं बना लूंगी। माँ, अगर तेरे सिर में दर्द है तो क्या मैं तेरा सर दबा दूं? कौन कहता है कि मैं गरीब हूं? मेरे पास तुम दोनों हो तो। मुझसे ज्यादा अमीर तो फिर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे बच्चे मेरा कितना ख्याल रखते हैं। माँ, तुम भी तो हमारा कितना ख्याल रखती हो। तारा सबके लिए खाना बनाती है, और खाना खाने के बाद वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही बच्चे निकलते हैं, चांदनी भी काम पर निकल जाती है कि तभी उसे रास्ते में एक अमीर किसान मिलता है, जिसका नाम महावीर था। अरे ओ चांदनी, काम की तलाश में जा रही है क्या? हाँ भाई साहब, जा तो काम की तलाश में ही रही हूँ। आप बताइए, क्या काम है? मेरा नौकर छुट्टी पर गांव गया हुआ है और मेरे मवेशियों के लिए चारे की जरूरत है। क्या तू खेतों से चारा लाकर मेरे मवेशियों को काट कर खिला देगी? 1 महीने तक लगातार काम करना होगा। 1 महीने तक? चलो, ये तो अच्छी बात हो गई कि मुझे 1 महीने तक एक बंधा हुआ काम मिल गया। हाँ हाँ भैया जी, क्यों नहीं। वो नदी के पास वाला खेत आप ही का है ना? हाँ, मेरा ही खेत है। 150 रुपए रोज का दूंगा, और तू चाहे तो मेरी बैलगाड़ी भी लेकर जा सकती है। चलानी तो आती होगी ना? हाँ हाँ भैया जी, आराम से। चलो तो फिर ठीक है, मैं काम के लिए निकलती हूँ। चांदनी महावीर की बैलगाड़ी लेकर नदी किनारे खेत पर पहुंच जाती है, और वहां से ढेर सारा चारा काट कर मवेशियों के लिए ले आती है। घर आकर चारा वो मवेशियों को खिला देती है। दोपहर हो चुकी थी। वो घर के लिए निकल जाती है। आज घर के बाहर फिर वही बैल खड़ा था जो कल आया हुआ था। चांदनी आज भी उसके माथे पर हाथ फेरती है, और घर के अंदर जाकर 2 रोटी में गुड़ दबाकर उसे दे देती है। बैल रोटियां खाकर वहां से चला जाता है। तभी एक पड़ोसन अपने कपड़े देने के लिए आ जाती है। चांदनी, जरा मेरा ये कुर्ता तो ठीक कर देना, और ये वाला सिल देना। सच कहती हूँ, तेरे हाथ में सफाई तो बहुत है, लेकिन इस गांव में इतना काम नहीं है। अब हमें ही देख लो, एक कुर्ता सिलवाने के बाद 6-7 महीने बाद नंबर आता है दूसरे कुर्ते का। ठीक है दीदी, आप कुर्ता रख जाओ, मैं सिल दूंगी। वो तो मैं भी जानती हूँ, अगर इतना काम होता तो फिर मैं रोजाना मजदूरी क्यों करती, घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम कर लेती। कुछ भी कहो चांदनी, लेकिन हम सब जानते हैं कि तू कितनी मेहनत करती है। देख लेना, एक दिन भोलेनाथ तेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। उन्हीं की कृपा से चल रहा है सब कुछ। पड़ोसन के जाने के बाद में चांदनी उसके कपड़ों को सिलने लगती है, और तारा और सूरज अपनी माँ की मदद कराते हैं। अगली सुबह चांदनी महावीर के घर जाकर बैलगाड़ी उठाती है और चारा लेने के लिए खेतों में चली जाती है। काम खत्म करके जब वो वापस आती है तो देखती है कि वो बैल आज फिर घर के आगे खड़ा है। चांदनी उसे आज भी गुड़ रोटी खाने के लिए देती है कि तभी तारा बाहर आ जाती है। माँ, ये बैल तो रोज आने लगा है, किसी गांव वाले का भी नहीं लगता। पता नहीं रोज एक ही टाइम पर आता है। जरा देखो माँ, ये कितना सुंदर है। बेटा, जानवर बेजुबान होता है, लेकिन प्यार की भाषा उसे भी समझ में आती है। क्या पता उसके रोटी खाकर जाने से ही हमारा नसीब खुल जाए। फिर वो बैल के माथे पर, गले पर और उसकी पीठ को थपथपाने लगती है। बैल भी चुपचाप खड़ा हुआ थपकियां ले रहा था, और थोड़ी देर बाद इसी तरह खड़ा रहा, और चांदनी, तारा और सूरज उसे प्यार से सहलाते रहे। फिर चांदनी काम करने के लिए अंदर चली गई।
सूरज और तारा बाहर ही खड़े हुए थे कि बैल वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद जैसे ही तारा घर में घुसने के लिए मुड़ी, उसने देखा कि बैल जहां खड़ा था वहां एक सोने का टुकड़ा पड़ा है। वो उसे उठाकर अंदर ले आती है। माँ, जरा देखो तो, जहां वो बैल खड़ा था वहां ये टुकड़ा मिला है। पीतल है कि सोना? चांदनी अपने हाथों में टुकड़ा लेकर देखती है। वो प्योर सोना था। चांदनी सोचती है कि जरूर बैल के पैर में कहीं से फंस गया होगा, और जब वो यहाँ खड़ा था तो उसके पैर से निकल गया होगा। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सोने के टुकड़े का क्या करे। हे भगवान, मैं इसे आपका चमत्कार समझूं या कुछ और। ये टुकड़ा उस बैल के पैर से निकला होगा। अब समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। तू ही कोई रास्ता दिखा। रात को तीनों सो जाते हैं। तभी चांदनी को सपने में वो बैल दिखाई देता है। माँ, वो सोने का टुकड़ा मैंने तुझे दिया था, कल उसे जाकर बेच दे। चांदनी की आंख एकदम से खुल जाती है। वो देखती है कि उसे बहुत पसीना आ रहा है। वो ताजी हवा खाने के लिए घर का दरवाजा खोलकर आंगन में आ जाती है तो देखती है कि बैल आंगन में खड़ा है। एक पल के लिए तो वो डर जाती है, फिर हिम्मत करके वो बैल के पास जाती है। बैल अपना मुंह उसके कंधे पर रख देता है। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, बस इतना जान गई हूं कि तुम मेरे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, यहीं आंगन में ही बांध देती हूँ, और कल मैं तुम्हें हरा ताजा चारा खिलाऊंगी। बैल अपना मुंह फिर वापस उसके दूसरे कंधे पर रख देता है। वो बैल की मंजूरी समझती है और अंदर से रस्सी लाकर खूंटे से बांध देती है। अगली सुबह तारा और सूरज दोनों बैल को अपने घर देखकर हैरान हो जाते हैं और अपनी माँ को बताते हैं। हाँ बेटा, रात को जब मेरी आंख खुली तो ये आंगन में खड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहीं बांध लिया, और आज से ये हमारे परिवार का ही सदस्य है। तुम इसे अपना बड़ा भाई ही समझो। तारा और सूरज ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और जाकर बैल को प्यार करने लगते हैं। बच्चों के चले जाने के बाद चांदनी महावीर के मवेशियों के लिए चारा लेकर आती है और एक गठरी चारा वो बैल के लिए लाती है, और बैल को खाने के लिए देने के बाद वो बैल का सर सहलाने लगी। तभी वो देखती है कि बैल में कुछ अलग बात है। तुम्हें देखने और छूने के बाद मुझे एहसास होता है जैसे कि तुम एक आम बैल नहीं हो। अगर मैं सच कह रही हूं और समझ रही हूं तो तुम मुझे कुछ करके दिखाओ जिससे मेरा यकीन सही या गलत हो जाए। बैल चांदनी के कंधे पर अपना मुंह रख देता है। चलो, तो तुम एक काम करके दिखाओ। तुम्हारे रहने के लिए मेरे पास अभी इतनी जगह नहीं है, तुम अपने लिए एक जगह तैयार करो। चांदनी ने अभी अपनी बात कहकर खत्म भी नहीं की थी कि वहीं आंगन में एक शेड बन जाता है और वो अपने खाने के लिए खोर बना देता है। चांदनी को तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। चांदनी जान गई थी कि वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई बैल है। चांदनी सोने का वो टुकड़ा बेच आती है और उससे मिले पैसों से वो अपने दोनों बच्चों की जरूरतों की काफी सारी चीजें खरीदती है और बैल के लिए खूब सारा पशु आहार भी। चांदनी के घर में बैल को बंधा देखकर सब लोग हंसने लगते हैं कि गाय बांध लेती तो कम से कम दूध की कमी ना होती। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और महावीर चांदनी से कहता है, तुझे इस तरह काम के लिए मना करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तूने बहुत दिल से और ईमानदारी से काम किया, लेकिन मेरा नौकर वापस आ गया है। कोई बात नहीं भैया जी, आपने वो काम दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। चांदनी हंसते हुए मुंह से बोलकर तो आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे दुख हो रहा था कि एक बंधा हुआ काम उसके हाथ से चला गया। वो उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि आंगन में बंधा हुआ बैल अपनी रस्सी छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो उठकर बैल के पास जाती है। तुझे क्या हुआ बेटा? क्या तेरा बाहर घूम कर आने का मन है? नहीं माँ, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। जैसे ही बैल ये बोलता है, चांदनी आंखें फाड़ फाड़ कर बैल को देख रही थी कि ये बैल तो बोलता भी है। हाँ माँ, मैं बोलने वाला बैल हूँ, तू परेशान मत हो, अब तेरा बेटा तेरे साथ है ना। तभी वो अपने मुंह से एक सोने का टुकड़ा देता है और बोलता है कि इसको बेचकर तुम एक परचून की दुकान खोल लो। उसमें जो भी सामान डलेगा वो सब कुछ मैं कर लूंगा। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तू मुझे इस जन्म में मिला है। माँ, मैं तो हर जन्म में तेरे ही साथ रहता हूँ। चांदनी वो सोने का टुकड़ा ले जाकर शहर में बेचकर पैसे ले आती है और फिर एक दुकान किराए पर ले लेती है। उसमें हर तरह का सामान बैल अपने जादू से भर देता है और जादुई बैल की मदद से चांदनी और उसके बच्चों को
फिर कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। सड़क किनारे एक बुढ़िया कलावती काफी देर से लोगों के सामने हाथ फैला फैलाकर भीख मांग रही थी। आते जाते कुछ दयालु लोग उसके हाथ पर 1-2 रुपए रख जाते हैं और वो अपने हाथ पर रखे हुए पैसों को देखकर रोते हुए बोल रही थी, कोई तो मुझ पर दया दिखाओ, इतना मारा है मेरे पोते को कि बिस्तर पर पड़ा हुआ है, कोई थोड़े ज्यादा पैसे दे जाओ। देखते ही देखते दोपहर हो गई और कलावती ने अपने थैले में से निकालकर रोटी हाथ पर रखी और एक छोटी सी गुड़ की डली उस पर रख ली कि तभी वहां पर एक बैल आ जाता है और कलावती की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगता है। लगता है तुझे भूख लगी है, इधर आ। कलावती अपने हाथ पर गुड़ की डली रखती है और वो बैल उसे चाटने लगता है। सुना है हथेली पर रखकर गुड़ चटाने से गाय और बैल हमारी किस्मत को अच्छा कर देते हैं, तुम मेरी किस्मत को अच्छा कर दो। भगवान ने पहले मेरे बेटे और बहू को मुझसे छीन लिया, ले देकर मेरे पास मेरा पोता था, आज वो बिस्तर पर पड़ा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। कलावती के दिल में इतना दुख भरा हुआ था कि उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था उस समय कि उसके सामने खड़ा हुआ वो बेजुबान जानवर उसे तसल्ली भी नहीं दे सकता। लेकिन रो रो कर उससे फरियाद करने वाली कलावती नहीं जानती थी कि कभी कभी बेजुबान जानवर इंसानों से अच्छी तरह बातें समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। गुड़ खाने के बाद वो बैल वहीं कलावती के साइड में बैठ जाता है। दोपहर से शाम होने को आती है। कलावती सारे पैसे गिनती है, कुल मिलाकर 80 रुपए थे। आज भी मैं उसके लिए दवाई लेकर नहीं जा पाऊंगी, ठाकुर का इतना दबदबा है कि सरकारी हॉस्पिटल वाले भी उसे एडमिट नहीं कर रहे। हे भगवान, अगर तू है तो मेरी पुकार सुन ले, मेरी मदद कर। कलावती वहां जमीन पर बिछा हुआ कपड़ा उठाकर अपने हाथ में ले लेती है और रोते रोते घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर वो अपने पोते को देखती है। चारपाई पर पड़ा वो अभी भी कराह रहा था। किशन बेटा, बड़ी ही निष्ठुर दुनिया है, कोई किसी का दर्द नहीं समझता, मुझे माफ करना, मैं तेरी बूढ़ी दादी तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही। ये एक दर्द की गोली है, इसे खा ले और अभी मैं तुझे हल्दी का लेप लगा देती हूँ। कलावती अपने पोते को खाने के लिए रोटी देती है और उसके बाद वो दर्द की दवाई ताकि उसका दर्द कम हो जाए और फिर उसके बाद वो उसके शरीर को साफ कर दोबारा से हल्दी का लेप लगाती है। उसका पोता अखाड़े में लड़ा करता था, ये उसका शौक था और पेशे से वो किसान था। एक दिन गांव के ठाकुर ने किसी से बदला लेने के लिए जब किशन से कहा कि तुम उसे जाकर बहुत मारो पीटो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तो किशन ने गलत काम करने से मना कर दिया। ठाकुर ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने आदमियों को भिजवाकर किशन की पिटाई करवा दी, जिससे उसे काफी चोटें आईं। अगली सुबह कलावती जब उठती है तो अभी भी किशन को बहुत दर्द था। कलावती बाहर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बैल बाहर खड़ा है। उसे देखकर कलावती पहचान जाती है कि ये तो वही बैल है जो कल वहां उसके हाथ से गुड़ खा रहा था। वो अंदर से रात की रखी हुई एक रोटी और गुड़ ले आती है और उस बैल को खिलाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगती है। जा, अब जा यहां से। तभी वो बैल ना करके गर्दन हिलाने लगता है। ये देखकर कलावती हैरान हो जाती है और फिर दोबारा उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोलती है। तभी वो बैल ना करके गर्दन हिलाने लगता है। ये देखकर कलावती हैरान हो जाती है और फिर दोबारा उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोलती है। देख रहा है, अंदर वो मेरा पोता है, ठाकुर ने उसे पिटवा दिया क्योंकि उसने गलत काम करने से मना किया था, उसी के लिए भीख मांगने जा रही हूं। तू इस तरह दरवाजा रोक कर खड़ा रहेगा तो फिर मैं कैसे जा पाऊंगी। बैल बुढ़िया की तरफ देखकर उसकी सारी बातें सुन रहा था कि तभी वो अचानक अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। बुढ़िया उसे बोलती है, अरे चला जा चला जा। फिर वो डर कर साइड हो जाती है और बैल अंदर आकर उसके पोते की चारपाई के पास बैठ जाता है। कोई बात नहीं दादी, चुपचाप आकर बैठ गया है, वैसे ही चला भी जाएगा। किशन ये बोलकर किसी तरह अपना हाथ उठाकर उसके शरीर पर फेरने लगता है।
अचानक से ही उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर हाथ फेरने से उसके शरीर में झुरझुरी हो रही है। दादी, ओ दादी, देख तो जरा, जैसे ही मैं इसके ऊपर हाथ फेर रहा हूं, मेरे शरीर में झुरझुरी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी चोटें अंदर ही अंदर ठीक हो रही हैं। सच कह रहा है तू? हाँ, खुद को उठाने की कोशिश कर। हाँ दादी, देख, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। और वो खुशी से बैल को गले लगा लेता है। ये तो कोई जादुई बैल लगता है दादी। कैसे इसने चुटकी बजाते ही मुझे ठीक कर दिया। पता नहीं कौन से जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान ने तुझे मेरी मदद के लिए भेज दिया। ये कहकर वो रोने लगती है। दादी, दर्द में तो भूख ही नहीं लग रही थी। बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी से रोटी बना दे। इसके लिए भी बना देना। ये तो किसी फरिश्ते की तरह आया है। कलावती रसोई में जाती है। 4 रोटियों का आटा रखा था। वो सारे डब्बे टटोल कर देखती है, लेकिन किसी में भी एक मुट्ठी भर दाल नहीं पड़ी थी कि वो रोटियों के साथ बना लेती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस समय अपने पोते को क्या बनाकर खिलाए। तभी पलटकर वो अपने पोते की तरफ देखती है, जो अभी भी बैल के ऊपर हाथ फेर रहा था। वो अपनी आंखों से वापस जैसे ही रसोई में देखती है तो हैरान हो जाती है। वहां ताजी सब्जियां, फल, दूध, दाल, चावल, आटा, मसाले सब रखा हुआ था। वो समझ जाती है कि ये बैल जादुई है और सब कुछ इसी की ही कृपा से हो रहा है। वो फटाफट खाना बनाती है। बैल को भी 4 रोटी गरम गरम खाने के लिए देती है और फिर वो उसे बाहर आंगन में बांध देती है। दादी, बैल के आते ही सब कुछ अच्छा हो गया। देखो तो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरा शरीर भी पहले जैसा ही हो गया है। मेरा बच्चा, तू 100 साल जिए, तुझे कोई भी बला छू भी ना सके। और वो बैल, वो तो सूरज की किरण बनकर आया है। आज से इसका नाम सूरज है। अगले दिन किशन सूरज को लेकर घूमने के लिए निकलता है। उसे ठीक ठाक देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही ठाकुर को ये बात पता चलती है कि इतनी पिटाई के बाद भी सूरज एकदम सही सलामत है, उसे बहुत हैरानी होती है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसकी हालत तो उठने लायक भी नहीं थी। फिर वो बिस्तर से कैसे उठ गया? आप कहो तो ठाकुर जी, इस बारी हम उसे जान से ही मार डालते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, कोई उपाय देखना पड़ेगा। एक काम करो, तुम लोग जाकर उसका घर तोड़ दो, उसके खेतों में खड़ी हुई फसल को उजाड़ दो। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। ठाकुर के आदमी रात के समय किशन के खेत में जाते हैं और उसकी खड़ी फसल को आग लगा देते हैं। और फिर वो रात को उसके घर को तोड़ने के लिए आते हैं कि तभी आंगन में बंधा हुआ सूरज उन लोगों को देख लेता है। वो अपने जादू से अपनी रस्सी खोलता है और उन लोगों को अपनी सींगों से मारने लगता है। बाहर शोर सुनकर किशन और कलावती भी बाहर आते हैं और ठाकुर के लोगों को पहचान जाते हैं। ये ठाकुर तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अरे दादी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठाकुर के लोगों ने आग लगाई है। ठाकुर के तो बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गए हैं, ये किसी को भी जीने नहीं देते। अचानक से ही सारे गांव के लोग ठाकुर पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। सब लोग चाहते थे कि ठाकुर के जुल्मों से किसी तरह उन्हें मुक्ति मिल जाए। तभी किशन सूरज के पास जाता है और उसके कान में बोलता है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तूने अपनी आंखों से देख और सुन लिया है। मेरी जली हुई फसल वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि ठाकुर को सबक मिलना चाहिए ताकि वो गांव वालों के ऊपर जुल्म ना करे। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? किशन की बात सुनकर सूरज गर्दन हिलाने लगता है और तभी अचानक से ठाकुर के सारे खेतों में आग लग जाती है और उसका घर भी अपने आप ही हिल हिल कर टूटने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आपके कर्मों का फल निकल रहा है। तभी ठकुराइन देखती है कि उसका बेटा जो अभी उसके पास खड़ा था वो वहां नहीं है। अरे, अभी तो मेरे पास खड़ा था, कहाँ चला गया मेरा बेटा? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ उस किशन से माफी मांग लो। जरूर उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, तभी तो देखो वो एकदम से ठीक हो गया। ठाकुर अपने बेटे के ना मिलने से परेशान हो जाता है और भागता भागता वो किशन के घर पहुंचता है, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो एकदम से किशन के पैरों पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दे, मैंने ही तेरे खेतों में आग लगाई। मैंने ही आदमी भेजकर तेरा घर तुड़वाना चाहा। मैंने ही उस दिन लोगों को भेजकर तेरी पिटाई करवाई।
आज मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरे खेत जल गए हैं, मेरा घर टूट गया है और मेरा बेटा नहीं मिल रहा। किशन हैरानी से सूरज की तरफ देखता है और उसे लगता है कि सूरज मुस्कुरा रहा है। वो समझ जाता है कि अचानक से ठाकुर के साथ इतना कुछ बुरा सूरज ने किया है। किशन बेटा, मैं जानती हूँ हमारा सूरज जादुई है और ये सब कुछ उसने अपने जादू से किया है। पर बेटा, अगर हम भी ठाकुर की तरह बुरा करने लग जाएंगे तो ठाकुर और हम में क्या फर्क रह जाएगा। फिर कलावती सूरज के माथे और शरीर पर हाथ फेर कर उसके कान में कुछ कहती है कि तभी ठकुराइन अपने बेटे का हाथ पकड़कर भागते भागते वहां आती है और ठाकुर से कहती है कि हमारा बेटा मिल गया, हमारा घर जैसा था वैसा ही हो गया। और उधर किशन के खेत भी सही हो जाते हैं। गांव वाले और आसपास के गांव वाले सब समझते हैं कि किशन के पास जादुई शक्तियां हैं, इसलिए सब कुछ सही हो जाता है। और उसके बाद किशन सूरज के साथ मिलकर लोगों की मदद करता और कलावती उस दिन को याद करती जिस दिन वो बैल उसे मिला था।